अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। आज हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने पिछली लेक्चर्स में पढ़ा था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर दोज सॉलिड्स विच आर फॉर्म्ड ऑफ क्रिस्टल्स, या crystalline solids are those solids which have definite geometrical shape and which are formed by the regular arrangement of particles in three-dimensional space। लिहाजा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो है, जिसको हम ट्रू सॉलिड्स भी कहते हैं, इनके कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को एमॉर्फस सॉलिड से मुख्तलिफ जो है वो रखते हैं। तो आज हम उन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, जिसमें सबसे फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो जियोमेट्रिकल शेप है। यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं, दे हैव क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव डेफिनेट जियोमेट्रिकल शेप। और ये जो जियोमेट्रिकल शेप होते हैं ये रिपीट होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो है ये पार्टिकल्स के रेगुलर थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट के नतीजे में बनते हैं। और क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल्स जिनसे ये सॉलिड बना होता है वो एक ख़ास तरतीब से, एक ख़ास अंदाज से थ्री डायमेंशन में स्पेस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होके एक मखसूस किस्म के ज्योमेट्रिकल शेप्स बनाते हैं। और ये शेप्स क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में जो है वो बाकी रहेंगे। यानी अगर आप एक बड़े क्रिस्टल को तोड़ दे, छोटे छोटे क्रिस्टल्स इसके बन जाएंगे, लेकिन उन छोटे छोटे क्रिस्टल का ज्योमेट्रिकल शेप उस बड़े क्रिस्टल के ज्योमेट्रिकल शेप की तरह होंगे। अगर आप क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस को छोटा करते जाए तो उसके साइज में जो है वो डिक्रीज आएगा, लेकिन उसके ज्योमेट्रिकल शेप में कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि तमाम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो है वो एक खास तरतीब से पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ मिलके बनते हैं। और इस तरतीब के नतीजे में हमारे पास एक स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल शेप बनता है। लिहाजा ज्योमेट्रिकल शेप को क्रिस्टलाइन सॉलिड कायम रखता है। और दिस इज वन ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है। सो क्रिस्टलाइन सॉलिड विल ऑलवेज be found in specific geometrical shape। So एक प्रॉपर्टी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की ये है। दूसरी जो प्रॉपर्टी है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, उसको हम कहते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट। व्हाट इज शार्प मेल्टिंग पॉइंट? शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है मेल्टिंग ऑफ अ सॉलिड एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। सॉलिड का एक मखसूस टेम्परेचर पे मेल्ट होने को हम क्या कहते हैं? शार्प मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और ये शार्प मेल्टिंग पॉइंट जो है ये किसका खासा है? दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। फॉर एग्जाम्पल, NaCl जो है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl जो है सोडियम क्लोराइड टेबल साल्ट, वो है 801 डिग्री सेल्सियस। यानी अगर हम सोडियम क्लोराइड को गर्म करना शुरू कर दें और हम इसको गर्म करते जाए तो जब इसका टेम्परेचर 801 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा तो 801 डिग्री सेंटीग्रेड पे सोडियम क्लोराइड की मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। और जब तक पूरे का पूरा सोडियम क्लोराइड मेल्ट नहीं हो जाता तब तक टेम्परेचर 801 से नहीं बढ़ेगा। तो इसका मतलब है कि NaCl की मेल्टिंग 801 पे शुरू होगी और पूरे का पूरा NaCl 801 टेम्परेचर पे ही मेल्ट होगा। उसके बाद लिक्विड NaCl का टेम्परेचर बढ़ेगा। सो दिस स्पेसिफिक
एक सिंगल पॉइंट टेम्परेचर इज कॉल्ड शार्प मेल्टिंग पॉइंट, जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी है। अब अगर हम एमॉर्फस सॉलिड को ले ले तो एमॉर्फस सॉलिड को हम गर्म करते हैं तो उसकी मेल्टिंग भी स्टार्ट हो जाती है और साथ साथ टेम्परेचर भी बढ़ता रहता है। लिहाजा आप ये नहीं कह सकते कि ग्लास एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे मेल्ट होता है या रबर एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे मेल्ट होता है। वहाँ पे मेल्टिंग भी होती है और टेम्परेचर भी बढ़ता है, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में जब मेल्टिंग स्टार्ट हो जाता है तो उसी टेम्परेचर पे तमाम का तमाम प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड मेल्ट होगा और कोई इंक्रीज इन टेम्परेचर तब तक नहीं आएगा जब तक सारे का सारा क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो मेल्ट नहीं हो जाता। रिमेंबर, अगर हमारे पास क्रिस्टलाइन सब्सटेंस प्योर है तो वो शार्प मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हमें देगा। अगर इम्प्योर है तो फिर मेल्टिंग पॉइंट जो है वो शार्प नहीं होगा, उसमें थोड़ा बहुत रेंज आएगा। ठीक है। सो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज हैबिट ऑफ क्रिस्टल, या इसको हम क्रिस्टल हैबिट भी कहते हैं। अब क्रिस्टल हैबिट किसे कहते हैं? द शेप इन विच a crystal usually grows। क्रिस्टल्स हैबिट हम उस शेप को कहते हैं जिसमें एक मखसूस क्रिस्टल जनरली ग्रोथ करता है। फॉर एग्जांपल, हम जहां कहीं भी इनेसियल की क्रिस्टलाइजेशन अंडर नॉर्मल कंडीशन करते हैं तो इनेसियल हमारे साथ क्यूबिक क्रिस्टल में ग्रो होगा। तो इसका मतलब है कि सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल हैबिट है वो क्या है? वो क्यूबिक है। इसी तरह अगर हम सिल्वर नाइट्रेट या कैल्शियम क्लोराइड जो है उसको अंडर नॉर्मल कंडीशन ग्रो करेंगे तो नॉर्मली वो राम्बोहेड्रल क्रिस्टल्स में ग्रोथ करता है, तो उसका क्रिस्टल हैबिट क्या है? राम्बोहेड्रल है। सो हर एक क्रिस्टल नॉर्मली एक मखसूस क्रिस्टलाइन शेप बनाता है और उस मखसूस क्रिस्टलाइन शेप को हम उस क्रिस्टल का क्रिस्टल हैबिट कहते हैं। सो हर एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक हैबिट होता है जो कि एक मखसूस प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है क्रिस्टल ग्रोथ, कि क्रिस्टल किस तरह ग्रोथ करता है। सो नॉर्मली crystals are grown by slow cooling of liquid or solution। नॉर्मली जिस लिक्विड या जिस सॉल्यूशन से हम क्रिस्टल ग्रो करते हैं तो उसको वो नॉर्मली हम गर्म लिक्विड या गर्म सॉल्यूशन ले लेते हैं और उसको हम आहिस्ता आहिस्ता ठंडा करते हैं और ठंडा होने पे हमारे साथ क्रिस्टल्स बनते हैं। अब हमारे पास क्रिस्टल तीन किस्म के बनते हैं। अगर हम किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्विक कूलिंग की नतीजे में जो है वो ग्रो कर ले, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है वो सोडियम क्लोराइड का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है और उसको हम क्विकली जो है वो क्या कर ले? कूल कर ले, तो उसमें हमारे साथ सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स बन जाएंगे। लेकिन एज ए रिजल्ट ऑफ क्विक कूलिंग सोडियम क्लोराइड के हमारे पास छोटे छोटे क्रिस्टल्स बनेंगे। लेकिन अगर उसी सोडियम क्लोराइड के उसी सॉल्यूशन को हम स्लोली एंड ग्रेजुअली कूल डाउन करें तो एज ए रिजल्ट ऑफ स्लो कूलिंग क्रिस्टल ग्रोथ विल डेवलप होगा और हमारे पास बड़े बड़े क्रिस्टल्स बनेंगे। जबकि तीसरे केस में अगर हम क्रिस्टल ग्रोथ को रूम टेम्परेचर पे ले ले तो रूम टेम्परेचर जो है उस पे हमारे पास जो क्रिस्टल्स बनते हैं तो वो दरमियाने साइज के होते हैं। लिहाजा क्रिस्टल ग्रोथ जो है उस मैकेनिज्म को कहते हैं कि आप क्विक कूलिंग से क्रिस्टल ग्रो करते हैं या फिर स्लो कूलिंग से क्रिस्टल ग्रो करते हैं। सो द डेवलपमेंट ऑफ crystal as a result of cooling is called crystal growth। So crystal growth is another property of crystalline solids। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और उसको हम कहते हैं साइमेट्री। व्हाट इज साइमेट्री? साइमेट्री मीन्स रिपीटिशन।
साइमेट्री का बेसिक मतलब क्या है? साइमेट्री का मतलब है रिपीटिशन। अब रिपीटिशन किस चीज का? देखिए यहां पे मैं आपको एक छोटा सा क्रिस्टल बनाता हूं। ये हमारे पास एक छोटा सा क्यूबिक क्रिस्टल है, ठीक है। अगर आप देखें तो इस क्रिस्टल में ये जो कॉर्नर्स होते हैं, इन कॉर्नर्स पे नॉर्मली हमारे पास क्या पड़े हैं? इन कॉर्नर्स पे हमारे पास एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स पड़े हैं, ठीक है। अब एक क्रिस्टल की आइडेंटिफिकेशन हम किस तरह करते हैं? एक क्रिस्टल की आइडेंटिफिकेशन हम फेसेस से करते हैं। ये जो आपको नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं क्रिस्टल फेस। ये एक फेस है, ये दूसरा फेस है, वो तीसरा फेस है, वो चौथा है, ये ऊपर वाला पांचवा और ये नीचे वाला छठा। यानी क्यूब के 6 जो है वो फेसेस होते हैं। तो क्रिस्टल की पहचान एक हम फेस से करते हैं, दूसरा हम क्रिस्टल की पहचान किससे करते हैं? एज से करते हैं। जहां पे दो फेसेस मिलते हैं तो वहां पे एज बन जाता है। यानी ये फेस और वो फेस जब बन जाते हैं, वो फेस इस तरह है, उसके साथ जब ये फेस लग जाता है तो यहां पे एक एज बन गया। तो क्रिस्टल की दूसरी पहचान हम करते हैं एज से करते हैं, और तीसरी किस्म की पहचान जब हम करते हैं तो वो एंगल्स से करते हैं, जिसको हम इंटरफेशियल एंगल्स कहते हैं। अगर एक क्रिस्टल को हम 360 डिग्री पे रोटेट कर ले, ये क्रिस्टल है और इसको हम 360 डिग्री पे रोटेट कर ले, और सिमिलर फेस या सिमिलर एज या सिमिलर एंगल हमारे पास रिपीट हो जाए, मोर देन वन टाइम हमारे साथ ड्यूरिंग 360 रोटेशन आ जाए, तो इस रिपीटिशन को हम साइमेट्री कहते हैं। और तमाम क्रिस्टलाइन सब्सटेंस जो है वो साइमेट्रिकल है, जबकि हमारे पास सब्सटेंसेस में कोई साइमेट्री नहीं होती। सो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज द साइमेट्री, एंड साइमेट्री मींस द रिपीटिशन ऑफ फेसेस, एजेस और एंगल्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी है क्रिस्टलाइन सॉलिड की, उसको हम कहते हैं इन आइसोट्रॉपी। देखिए हमारे पास दो किस्म के प्रॉपर्टीज है। एक किस्म के प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं आइसोट्रॉपी, और दूसरे किस्म के प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इन आइसोट्रॉपी। इन आइसोट्रॉपी से पहले हम आइसोट्रॉपी को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। देखिए हमारे पास सर्टेन प्रॉपर्टीज ऐसी होती है जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन होती है, मतलब किसी सब्सटेंस से वो प्रॉपर्टी हर सीमत में जब गुजरती है तो उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है। जबकि बाज प्रॉपर्टीज ऐसी होती है जिनको डायरेक्शन डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज कहते हैं, और ऐसे प्रॉपर्टीज जो डायरेक्शन डिपेंडेंट हो, ऐसे प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं डायरेक्शन डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं इन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी या इन आइसोट्रॉपी। और क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में इनआइसोट्रॉपी पाई जाती है, अमॉर्फस सब्सटेंस में कोई इनआइसोट्रॉपी नहीं होती। फॉर एग्जांपल, अगर आप क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस में से एक ग्रेफाइट का एग्जांपल ले लें, तो आपको पता है कि ग्रेफाइट में इस तरह के हेक्सागोनल रिंग्स ऑफ कार्बन होते हैं, और इन हेक्सागोनल रिंग्स में जो है वो हर एक में कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, एंड यहां पे हर एक के साथ जो है वो p ऑर्बिटल में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और ये ऑर्बिटल्स जो कि मुख्तलिफ लेयर्स की शक्ल में ये कार्बन्स होते हैं ग्रेफाइट में, उनमें ये ऑर्बिटल्स जो है हर एक प्लेन में एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, और इसके ऊपर ग्रेफाइट में कार्बन का एक दूसरा लेयर होता है, फिर एक तीसरा लेयर होता है। लिहाजा अगर हम ग्रेफाइट का एक टुकड़ा ले, इस टुकड़े में ये एक कार्बन का लेयर है, फिर दूसरा लेयर है, फिर तीसरा लेयर है, तो इससे अगर हम इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट पास करना चाहे तो पैरेलल टू द लेयर्स इलेक्ट्रिक करंट जो है वो ज्यादा जो है वो इससे कंडक्ट होता है, जबकि परपेंडिकुलर टू द लेयर्स ग्रेफाइट से
करंट कम इंटेंसिटी के साथ जो है वो पास होता है। तो इसका मतलब है कि ऐसी प्रॉपर्टीज, ये कंडक्शन ऑफ करंट थ्रू क्रिस्टलाइन सॉलिड इज डायरेक्शन डिपेंडेंट। अगर हम एक डायरेक्शन में इनसे करंट गुजार दे तो करंट की इंटेंसिटी ज्यादा होती है। पैरेलल टू द लेयर्स द इंटेंसिटी ऑफ करंट ग्रेफाइट से ज्यादा होती है, जबकि परपेंडिकुलर टू द लेयर्स द इंटेंसिटी ऑफ करंट पास थ्रू ग्रेफाइट जो है वो कम होती है। इसका मतलब है कि द पैसेज ऑफ करंट थ्रू ग्रेफाइट क्रिस्टल्स इज डायरेक्शन डिपेंडेंट। और ऐसे प्रॉपर्टीज जिनकी इंटेंसिटी डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, एक डायरेक्शन में इनकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है, दूसरी डायरेक्शन में इनकी इंटेंसिटी कम होती है, तो ऐसे प्रॉपर्टीज को हम इन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी कहते हैं या इन आइसोट्रोपी। और क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में इन आइसोट्रोपी पाई जाती है। जबकि इसके मुकाबले में अगर हम एमआरपस सॉलिड ले लें तो एमआरपस सॉलिड में इस डायरेक्शन से जितनी प्रॉपर्टी की इंटेंसिटी होती है, इस डायरेक्शन में प्रॉपर्टी की इंटेंसिटी उतनी ही होती है। यानी एमआरपस सॉलिड में द पैसेज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डायरेक्शन इंडिपेंडेंट। कोई डिपेंड नहीं करता डायरेक्शन से। अगर आप किसी भी डायरेक्शन में उनसे कोई प्रॉपर्टी गुजारना चाहे तो वो सेम होगी इन ऑल डायरेक्शंस। सो ऐसे प्रॉपर्टीज जो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करते उनको हम आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी कहते हैं, और आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। और ऐसे प्रॉपर्टी जो डायरेक्शन डिपेंडेंट होते हैं उनको हम इन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी कहते हैं। सो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव द प्रॉपर्टीज व्हिच आर इन आइसोट्रोपी। कंडक्शन ऑफ करंट, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन वगैरह वगैरह, ये सारी प्रॉपर्टीज इन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास है प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, उनको हम कहते हैं आइसोमार्फिज्म। व्हाट इज आइसोमार्फिज्म? द एग्जिस्टेंस ऑफ टू और मोर डिफरेंट कंपाउंड्स in same crystalline form is called isomorphism. आइसोमार्फिज्म क्या है? आइसोमार्फिज्म ये है कि जब दो या दो से ज्यादा डिफरेंट कंपाउंड्स सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। कंपाउंड्स डिफरेंट है लेकिन उनका क्रिस्टलाइन फॉर्म सेम होता है, तो ऐसे प्रॉपर्टी को हम आइसोमार्फिज्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल, सोडियम क्लोराइड जो है NaCl और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है MgO, ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। ये सोडियम क्लोराइड है और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। दोनों टोटली डिफरेंट कंपाउंड्स है, डिफरेंट एटम्स से बने हुए हैं, लेकिन ये दोनों जब क्रिस्टल्स बनाते हैं तो इन दोनों के क्रिस्टल क्यूबिक फॉर्म में होते हैं। लिहाजा द एग्जिस्टेंस ऑफ टू और मोर डिफरेंट कंपाउंड्स इन सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म इज कॉल्ड आइसोमार्फिज्म। सो क्रिस्टलाइन सॉलिड में इस तरह भी होता है कि क्रिस्टल सेम होते हैं और वो डिफरेंट कंपाउंड्स के होते हैं। सो ये जो डिफरेंट कंपाउंड सिमिलर क्रिस्टल्स बनाते हैं, ये कंपाउंड्स एक दूसरे के आइसोमार्फ्स होते हैं और इस फिनोमेना को हम आइसोमार्फिज्म कहते हैं। ठीक है। द अदर प्रॉपर्टी इज पॉलीमार्फिज्म। द एग्जिस्टेंस of a compound in more than one crystalline form। जब कोई कंपाउंड एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलता है, यानी जब कोई कंपाउंड एक से ज्यादा किस्म के क्रिस्टल्स शेप में अपीयर होता है, डेवलप हो सकता है, तो ये मुख्तलिफ क्रिस्टल शेप्स उस कंपाउंड्स के पॉलीमार्फ्स कहलाते हैं और इस फिनोमेना को हम पॉलीमार्फिज्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास KNO3 एक कंपाउंड है, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट जो है वो हमें राम्बोहेड्रल एंड वो हमें एक राम्बोहेड्रल शेप में मिलता है
और दूसरा वो हमें आर्थोरोम्बिक शेप में मिलता है। ये एक क्रिस्टलाइन फॉर्म है और ये दूसरा क्रिस्टलाइन फॉर्म है। एक ही चीज है सिल्वर नाइट्रेट, लेकिन अंडर वन कंडीशन it makes rhombohedral crystals and under different condition it makes orthorhombic crystals। जब एक ही कंपाउंड दो या दो से ज्यादा क्रिस्टल शेप में डेवलप होता है तो इस फिनोमेना को हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, और इस कंपाउंड्स के मुख्तलिफ क्रिस्टलाइन शेप्स को हम पॉलीमॉर्फ्स कहते हैं। ठीक है, जब कोई कंपाउंड मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म में डेवलप होता है तो इसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, लेकिन अगर कंपाउंड की बजाय कोई एलिमेंट मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो उसको हम फिर एलोट्रॉपी कहते हैं। यानी एलोट्रॉपी इज द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट The existence of an element in more than one crystalline form is called allotropy. For example, कार्बन। आपको पता है कि कार्बन जो है वो मुख्तलिफ एलोट्रोपिक फॉर्म में हमें मिलता है। वो हमें मिलता है ग्रेफाइट में, जो कि एक किस्म का क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन है। वो हमें मिलता है डायमंड में, जो कि दूसरी किस्म के क्रिस्टलाइन फॉर्म बनाते हैं। वो हमें मिलता है बक्की बाल्स में एंड मेनी अदर्स। लिहाजा जब एक ही एलिमेंट मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म में हमें मिलता है तो इस फिनोमेना को हम एलोट्रॉपी कहते हैं, और वेरियस crystalline form of an elements are called allotropes of each other। लेकिन अगर यही काम कंपाउंड कर ले तो फिर हम उसको पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, और उनके मुख्तलिफ क्रिस्टलाइन फॉर्म को हम पॉलीमॉर्फ्स कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, वो है क्लीवेज प्लेन। देखिए, अगर हम कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड को ले ले और हम उसको तोड़ना चाहे तो वो हर जगह से अगर हम उसको हिट करेंगे तो वो एक ही तरीके से नहीं टूटेगा, बल्कि खास पॉइंट्स उसमें ऐसे होते हैं कि अगर हम उन खास पॉइंट पे इनको हिट कर ले तो वो बड़ी आसानी के साथ टूट जाते हैं। लेकिन अगर उन खास पॉइंट के बजाय हम उनको अलग जगहों पे हिट करते हैं तो वो आसानी से नहीं टूटेंगे। तो वो मखसूस प्लेन्स जिनकी जरिए क्रिस्टलाइन सॉलिड टूटता है, उन मखसूस प्लेन्स को हम क्लीवेज प्लेन्स कहते हैं। अब देखिए, हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं वो एक मखसूस अंदाज में एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स जो है वो अरेंज होके हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बनते हैं। लेट्स से ये हमारे पास अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल है। तो इन कंपाउंड्स को अगर हम यहाँ पे हिट करेंगे तो बड़ी आसानी के साथ ये जो है वो टूट जाएंगे, अलग हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इनके बजाय यहां पे इसको आप हिट करेंगे तो आसानी के साथ ये नहीं टूटेंगे। लिहाजा दिस प्लेन, ये जो प्लेन है, ये प्लेन जो है इस पे अगर आप एक क्रिस्टलाइन सॉलिड को हिट करेंगे तो आसानी के साथ टूटेगा। सो दिस इज द वीकेस्ट पॉइंट ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, एंड द वीकेस्ट पॉइंट ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड क्लीवेज प्लेन, या दीज आर द प्लेन्स थ्रू विच अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज ब्रोकन डाउन इनटू टू और मोर देन टू स्मॉलर क्रिस्टल्स। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर हम कोई क्रिस्टल ले ले, फॉर एग्जाम्पल पत्थर ले ले
तो उन पत्थर में एक ख़ास लाइंस होती है। अगर आप उन ख़ास लाइंस पे उन पत्थरों को हिट कर दे तो वो बड़ी आसानी के साथ दो हिस्सों में बिट जाते हैं, तकसीम हो जाते हैं। लेकिन अगर आप उनको उन लाइंस के बजाय दूसरी जगह पे हिट करेंगे तो वो ज़्यादा एफर्ट से टूटेगा और वो बेतरतीब टूटेगा। तो these lines upon which a crystalline solid is easily broken down is called cleavage plane। ठीक है, और ये क्लीवेज प्लेन क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी है। एमार्फस सॉलिड में कोई क्लीवेज प्लेन नहीं होता, इसी वजह से एमार्फस सॉलिड बेतरतीबी से टूटता है। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है ट्रांजिशन टेम्परेचर। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हमारे पास पॉलीमार्प्स है या एलोट्रॉप्स है, तो चूंकि एलोट्रॉप्स और पॉलीमार्प्स जो है वो एक ही कंपाउंड और एक ही मॉलिक्यूल के मुख्तलिफ क्रिस्टलाइन फॉर्म्स होते हैं, लिहाजा ये मुख्तलिफ टेम्परेचर्स पे एग्जिस्ट करते हैं और उनको हम एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास KNO3 है जिसको हम कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट। अंडर नॉर्मल कंडीशन ये राम्बोहेड्रल क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में जो है वो एग्जिस्ट करते हैं जो कि सॉलिड है। ठीक है, अब जब हम KNO3 को गर्म कर ले तो गर्म करने पे 128.5 डिग्री सेल्सियस तक जब हम इसको गर्म कर लेते हैं तो इस टेम्परेचर पे ये KNO3 जो कि राम्बोहेड्रल क्रिस्टल में है वो कन्वर्ट हो जाते हैं KNO3 ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल्स में, और इसी टेम्परेचर पे ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल अगेन कन्वर्ट हो जाते हैं राम्बोहेड्रल क्रिस्टल में। यानी अगर आप 128.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इससे ऊपर के टेम्परेचर पे अगर आपको पोटेशियम नाइट्रेट मिलेगा तो वो राम्बोहेड्रल क्रिस्टल्स में मिलेगा। लेकिन अगर आप KNO3 का टेम्परेचर 128.5 तक ले आए तो एट 128.5 ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू KNO3 राम्बोहेड्रल, और इसी टेम्परेचर पे राम्बोहेड्रल स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू KNO3। यानी 128.5 डिग्री सेंटीग्रेड वो टेम्परेचर है जिस पे KNO3 का राम्बोहेड्रल ऑर्थोरोम्बिक में कन्वर्ट होता है और ऑर्थोरोम्बिक राम्बोहेड्रल में कन्वर्ट होता है। यानी एट दिस टेम्परेचर द टू क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ अ कंपाउंड कोएग्जिस्ट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। सो such temperature at which two crystalline forms coexist in dynamic equilibrium is called transition temperature। और transition temperature उन crystalline सॉलिड्स का जो कि पॉलीमार्फिज्म एग्जिबिट करते हैं या एलोट्रॉपी एग्जिबिट करते हैं उनका एक इंपॉर्टेंट टेम्परेचर है, उनका एक इंपॉर्टेंट जो है वो पॉइंट है। सो ऑल दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को एमार्फस सॉलिड से डिफरेंशिएट करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क योर क्वेश्चन इन कमेंट्स। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।